जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है फंक्शन इंग्लिश के चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ क्रिटिकल स्किल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली शेयर देयर आइडियाज़, इन्फ्लुएंस ऑडियंस एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। पब्लिक स्पीकिंग जो है एक बहुत क्रिटिकल स्किल है, जो आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों तरह से काम करती है। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपके आइडियाज़ आप किस तरह से लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो सारा कुछ देखा जाता है। आम आप घर में बात कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ज अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस पे जाके पब्लिक स्पीकिंग कर सको, तो इट मीन्स कि यू हैव लो कॉन्फिडेंस। सबसे पहले देखते हैं इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कौन-कौन सी? एक बॉडी लैंग्वेज आती है आपकी, स्टेज फ्राइट आता है और वॉइस मॉड्यूलेशन, 3 चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है जी पब्लिक स्पीकिंग की? ये है कि इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। करियर एडवांसमेंट किस तरह से होती है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिस भी क्लास में आपने एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल आप 5 क्लास में हैं, ठीक है? आपने 5 साल स्कूल में गुजारे और आपके करियर की एडवांसमेंट क्या हुई कि आपको कुछ भी पढ़ना नहीं था आता 5 क्लास में, उस तरह से आपकी डिक्टेशन सेट नहीं थी, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन 5 सालों बाद जब आप मैट्रिक करके निकलते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर जो भी एक चीज़ का वो आपके अंदर सवालात होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपका जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से काम करता है, और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आपके करियर की एडवांसमेंट होती है एज अ स्टूडेंट। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, जब आप एक उसमें काम करते हैं, प्रोफेशन में एक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन में एडवांसमेंट किस तरह से लेकर आते हैं? जब आप लोगों के साथ बात करते हैं, पहले दिन आप बहुत कंफ्यूज होंगे, फिर आस्ते आस्ते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से पब्लिक स्पीकिंग करके आपके अंदर आपके जो भी कैरियर होता है उसकी एडवांसमेंट होती है, ठीक है? उसके बाद जी जो हमारे पास पॉइंट है वो है इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये किस तरह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, हम उनको इंस्टेंट कोई आंसर करते हैं, वो हम कुछ का कुछ क्रिटिकल थिंक करके उसके बाद हम उनको आंसर दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है? उसके अलावा नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग किस तरह से होगी? जब आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, लोगों को आंसर देंगे, लोगों के साथ पार्टिसिपेशन करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, तो इस तरह से आपकी जो नेटवर्किंग है, रिलेशनशिप जो है वो आपके अपने फेलोज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ अच्छे होते जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं जी व्हाट इज़ स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट क्या होता है? इसको ग्लोसोफोबिया भी कहते हैं। ग्लोसोफोबिया क्या होता है? फ़ियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, कि आप ऑडियंस के सामने बोलने से घबराते हैं, आपके अंदर एक डर होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोसोफोबिया। कुछ लोग होते हैं वो स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म करने से बहुत घबराते हैं, उनको स्टेज फ्राइट कहते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, मोस्टली जो पीपल हैं, उनके चेहरे से पता लग रहा होता है कि वो डरे हुए हैं, या बाद दफ़ा वो एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वो या फिर अपने आप को वो अवॉइड कर होता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग जो है वो ना करनी पड़े, मुझे स्टेज पे जाके ना बोलना पड़े, ठीक है? तो अब उसको कैसे आपने उसको कवर करना है, ओवरकम कैसे करना है, ये भी पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम व्हाई ओवरकमिंग स्टेज फ्राइट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि इम्पोर्टेंट क्यों है स्टेज फ्राइट को कम करना? क्योंकि इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? कि जब आप स्टेज फ्राइट में जाके कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है? और ये स्टेज फ्राइट अगर आप ख़त्म कर दें तो आप एक अच्छे तरीके से एक कॉन्फिडेंट स्पीकर जो है वो बन सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है जी इनहैंस डिलीवरी। आप अच्छी जो है अपना मैसेज जो डिलीवर आप तभी कर सकेंगे जब आपके अंदर स्टेज फ्राइट नहीं होगा, आप ऑडियंस को एंगेज करके रख रहे होंगे, ठीक है? अब इसमें जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आती हैं वो कौन-कौन सी आती हैं? सबसे पहले है जी आपकी प्रिपरेशन है, आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना है, फिर आपने विजुअलाइज़ेशन अच्छी करनी है, यानी आपने इमेजिन योरसेल्फ गिविंग अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। आपने एक इमेजिन कर लिया कि जो है मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, विजुअलाइज़ कर लिया और मैंने एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, वो कैसे देनी है वो आप मिरर में प्रैक्टिस कर लें, जिस तरह से भी आप करते हैं, ठीक है? फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, वो किस तरह से कि आप जब स्टेज पे परफॉर्म करेंगे ना हो कि आपका सांस जो है आपको चढ़ा हो, आपको बात करनी ना आ रही हो और आपकी हार्ट बीट फुल तेज़ हुई है, ये नहीं होना चाहिए। आप उससे पहले प्रैक्टिस करके जाएँ कि मैंने अपना जो सांस लेने का जो अमल है उसको बैलेंस किस तरह से करके, ये ना हो कि आपने स्पीकर पकड़ा हुआ है और आप उसके उसके अंदर आपकी सांस लेने की आवाज़ें बेतहाशा आ रही हैं। उसके बाद जी स्टार्ट स्मॉल, के आपने छोटे-छोटे चंक्स लेके उसको या ऐसा-ऐसा वो ग्रेजुअली उसको स्टार्ट करना है, फिर उसको स्पीड तेज़ करते जाना है, ठीक है? उसके बाद फोकस ऑन द मैसेज, आपने मैसेज पे फोकस भी करना है।
अब देखते हैं जी स्टेज फ्राइट क्या है, इसमें कौन-कौन से वो साइन्स हैं। स्टेज फ्राइट यही है कि आप स्टेज पे बोलने से घबराते हैं। इसमें नर्वसनेस, शाइनेस, अनईज़ीनेस, डिस्कम्फर्टनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले इसके साइन्स देखते हैं। इसमें आपका जो बीपी है वो हाई एंड लो हो सकता है। आपकी जो आपका हार्ट रेट है वो हार्ट बीट आपकी तेज़ हो सकती है, कम हो सकती है। उसके अलावा आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई हो सकते हैं, आपके फेस ऐसा हो सकता है जैसे वो मुँह अंदर से वो खुश्क हो जाना, या आपके फेस पे जो तासुर आता है वो इस तरह से पता लग रहा है कि आप फुल कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है? और उसके अलावा कुछ इंटरनली भी होती है, कुछ विज़िबली भी होती हैं कि जैसे आपकी कुछ साइन्स ऐसे होते हैं कि आपकी वॉइस ट्रेम्बल करना शुरू कर देती है, उससे पता लग रहा होता है कि आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है। तो आप कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर नहीं रहा, या आप कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आप स्वेटी पाम्स हैं कि आपके हाथों पे पसीना आई जा रहा है। तो ये सारे साइन्स हैं जिससे आप डिस्कम्फर्ट है आपके अंदर जो है शो करवा रहे होते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, आप स्टेज पे परफ़ॉर्म करने से घबरा रहे हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं जी इनको कम कैसे करना है हमने। स्ट्रेटजीज़ फॉर डिक्रीजिंग स्टेज फ्राइट। सबसे पहले आपने स्टेज फ्राइट को अगर कम करना है, नो योर सब्जेक्ट वेल। जो भी आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, आपको वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? सेकेंडली, रिहर्सल योर टास्क सेवरल टाइम। आपने डिफरेंट वो टाइप्स की जो भी आपके पास है प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं, आपको डिफरेंट टाइम्स पे आप उसको डिस्कस करें, बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप उसकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं कर सकते। यूजुअल एक्टिंग का मतलब क्या है कि जो डाइस है क्लास में आपने वो यूज़ करना है। उससे ये होता है कि आपको थोड़ी सी पनाह मिल जाती है, थोड़ी सी रिफ्यूज मिल जाती है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अगर आपका आप बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं, आपका जिस्म जो है वो ऐसे कांप रहा है या शिवरिंग हो रही है इस तरह से, तो वो लोगों को नज़र नहीं आएगा। वो आप उसके पीछे जो है वो आराम से खड़े होके सिर्फ आपका फेस जो है लोगों को वो शो हो रहा है, आपके हैंड्स लोगों को नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी लोगों को नहीं दिखाई दे रही कि आपकी बॉडी जो है वो है शिवरिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है? तो इसलिए वो भी आपको एक थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि प्रेजेंटेशन देने से पहले जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आपके पास सारे कंपलसरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। जैसे अगर आप एक टीचर हैं, आपने कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है, आपके पास मार्कर, उससे रिलेटेड नोट्स, इस तरह होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रेजेंटर हैं, तो आपके पास चार्ट्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी स्लाइड्स होंगी आप वो लेकर जाएँ। अगर आपको पता है हमने प्रोजेक्टर पे वो देनी है प्रेजेंटेशन, तो फिर आप उसके हवाले से मैम से पूछ लें कि प्रोजेक्टर की फैसिलिटी है कि नहीं। ये ना आप लैपटॉप पे स्लाइड्स प्रॉपर पावर पॉइंट पे आप रेडी कर लेकर गए हैं, लेकिन बाद में जो है आपको प्रोजेक्टर मिला ही नहीं है, ठीक है? ये मसला आ सकता है। उसके अलावा टेक एन ऑब्जेक्ट विद यू। अपने साथ जो ऑब्जेक्ट रखना है उसमें आपके पेन आ सकते हैं, नोट्स आ सकते हैं, या कोई पेंसिल, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो वो रखने का मकसद क्या होगा, आप ज़रा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरे पास नोट्स हैं, अगर मुझे भूल भी गया कुछ तो मेरे पास नोट्स हैं, मैं वहाँ से देख के पढ़ सकती हूँ। तो ये आपके लिए ज़रा ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, ब्रीथ डीपली एंड स्लोली बिफोर स्पीकिंग। कि जब आप कोई भी बात करें कुछ भी, तो आप लंबा सांस लें, उसके बाद आप बात शुरू करेंगे ना हो कि आप बात कर रहे हैं उसके दरमियान आपको सांस चढ़ा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। बट आहिस्ता आहिस्ता बोले, बहुत ज़्यादा स्पीड से आप बात ना करें जब आप प्रेजेंट कर रहे हो स्टेज पे। उसके अलावा मूव योरसेल्फ ड्यूरिंग द स्पीच, कि अगर आप स्पीच कर रहे हैं, आपके हाथ में माइक है, आपने देखा होगा डिफरेंट जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, पूरी स्टेज पे चक्कर लगा के आपको कोई ना कोई जो है बात समझा रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी एक तो वो एक अच्छा रहता है, इम्प्रेशन भी लोगों पे अच्छा पड़ता है, और उसके अलावा वो खुद भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने आप को मूव कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। इवन कि मेरी खुद भी आदत है कि अगर जब भी मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर करूँ तो मैं अपने आप को मूव ज़रूर करती हूँ। मूव करने के एक तो आप मूव करते हैं, आपका फोकस रहता है स्टूडेंट्स पे, कौन क्या कर रहा है, एक जगह जगह पे जमे नहीं रहते आप। अगर आप एक जगह पे खड़े रहेंगे, बुक पे आपकी नज़रें हैं, तो स्टूडेंट भी जो है फोकस छोड़ देते हैं, वो अपने ध्यान लग रहा है। अब उनको पता है टीचर मूव कर रही हैं। मूव से मुराद ये नहीं कि क्लास के अंदर मूव करें, आप जो अपना स्टेज है जहाँ वाइट बोर्ड है उस जगह पे सिर्फ मूव कर लें तो भी इनफ है, ठीक है जी? उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अप्रोच द लेक्चर विद एश्योरेंस, के जब आपने अपना जो डाइस है उसको आप जब छोड़ कर आएंगे, तो क्या स्टेज जब छोड़ेंगे
तो विथ कॉन्फिडेंस आपने लेफ़्ट करना है। ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा डल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं या साँस चढ़ गया, पसीने छूट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टेज पर आए थे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप वापस आएँगे, ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा जी देखते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या आता है। वॉइस मॉड्यूलेशन में ये है कि आपने जब पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, ऑडियंस को एंगेज करके रखें, उनको इमोशनली जो है कन्वे करके रखें, अपने मैसेज को क्लैरिफाई करेंगे ना, आपकी आवाज़ पीछे तक जाए ना। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पिच अच्छी होनी चाहिए, पेस अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, आप पॉजेज़ अच्छे ले रहे हो कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे ठहराव आएगा, कहाँ पर ऊँचा बोलना है, कहाँ पे ऐसा बोलना है। जस्ट लाइक दैट कि एक सिंपल पोएट्री जो लिखी होती है वर्डिंग की, वो भी तो वर्डिंग ही होती है, लेकिन जब आप उसको एक जो शायर होता है वो बोलता है अंदाज़ के अंदर, तो वो सुनने का मज़ा आता है। तो ये जो तरन्नुम होता है, कम करना, ज़्यादा करना, किस टोन में बात करना, ये बहुत ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग में, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा उसमें हमारी वॉइस में रेट ऑफ़ वर्ड्स पर मिनट के कितने रेट्स होने चाहिए। 1 मिनट में बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा वर्डिंग भी यूज़ नहीं करनी, वॉल्यूम आपका अच्छा हो, वोकल क्वालिटी आपकी अच्छी हो, आपकी प्रोनंसिएशन ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि बॉडी लैंग्वेज में ये आएगा आपके पास कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मूवमेंट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्टेज फ्राइट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह से अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, स्पेशली आपकी वॉइस पे और आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, और उसको ओवरकम कैसे करना है, तो आपका स्टेज फ्राइट वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा कि हमने पब्लिक स्पीकिंग जो है वो किस तरह से अपनी इम्प्रूव करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड।